क्लास 11th प्लांट फिजियोलॉजी का ये पहला चैप्टर है जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हार्ड प्लांट्स। नोट्स हैं ये बिल्कुल ही नीट ओरिएंटेड और एनसीईआरटी बेस्ड है। हर एक एनसीईआरटी की लाइन जो इम्पोर्टेंट है या फिर कोई पॉइंट्स हो गए हैं ना, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है, कुछ भी मिस नहीं हुआ है और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कुछ ही मिनट्स के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है द बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a physiochemical process using light energy to drive the synthesis of organic compounds। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने इंग्लिश में भी दिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ लाइट एनर्जी को यूज़ करके केमिकल फूड यानी कि आपका ग्लूकोज जो है बनाया जाता है ना। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म जो अर्थ पे हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सनलाइट फॉर एनर्जी। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि दुनिया का हर एक जीव एनर्जी के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूरज की रोशनी पर ही निर्भर करता है। चलो अब सेकेंड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक है जो वो है लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट्स। लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं जोसेफ प्रीस्टली। 1770 के अंदर इन्होंने रिवील किया था एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रीस्टली ने बताया कि प्लांट्स हवा को प्यूरिफाई करते हैं जो एनिमल्स और कैंडल्स खराब करते हैं। तो हमने एक इसका एक्सपेरिमेंट देखा था कि इन्होंने एक फ्लास्क लिया था जिसके अंदर एक कैंडल जलाई थी और वो बाद में जाके बुझ गई थी। तो फिर इन्होंने एक प्लांट रखा बीच में और वो कैंडल जलती रही। क्यों जलती रही? क्योंकि प्लांट ही है जो तुम्हें मतलब हवा को शुद्ध करते हैं। तो ये इन्होंने प्रूफ किया था। आगे आते हैं, जैन इंगनहाउस showed that sunlight is essential and only green parts of the plant release oxygen। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन बबल्स सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में और सिर्फ ग्रीन पार्ट से निकलता है। ठीक है, तो आगे आते हैं फिर हमारे पास टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। इन्होंने डिस्क्राइब किया फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम यूजिंग क्लैडोफेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसके मतलब ये याद रखना चाहिए कि किसके साथ मतलब क्या यूज़ किया था उन्होंने। तो उन्होंने क्लैडोफेरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्होंने प्रिज्म से लाइट स्प्लिट की थी और इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लू और रेड रीजन के पास ज़्यादा है ना। ब्लू और रेड लाइट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा जमा होते हैं। तो इन्होंने ये नोटिस किया था, ये इसका एक्सपेरिमेंट था। फिर आते हैं हमारे पास कॉर्नियस वैन नील, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था ऑक्सीजन जो है वो एवॉल्व होती है ग्रीन प्लांट से फ्रॉम H2। ठीक है, वो H2O से आती है ना कि CO2 से। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया अच्छी तरह कि इन्होंने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ये याद रखना, इन्होंने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पर स्टडी करके प्रूफ किया कि जो ऑक्सीजन है वो पानी के टूटने से निकलता है। ठीक है, मतलब पानी का जो ब्रेकडाउन होता है ना, हाइड्रोलिसिस, पानी का हाइड्रोलिसिस मतलब वही मतलब ऑक्सीजन मतलब पानी अगर टूटता है ना अगर, तो उससे जो है ना ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो पानी के टूटने से निकलता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है द मशीनरी, क्लोरोप्लास्ट एंड पिगमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है लाइट रिएक्शंस अकर्स इन द ग्राना। तो हमारे लाइट रिएक्शंस ग्राना में होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है। वाइल डार्क रिएक्शंस जो है वो अकर होते हैं स्ट्रोमा में। एक्सप्लेनेशन क्या है, जो ग्राना में लाइट कैप्चर होकर एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं और स्ट्रोमा में वही एनर्जी यूज करके शुगर बनाते हैं। समझे? लाइट जो है वो ग्राना में कैप्चर होती है, एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं और वही चीज स्ट्रोमा में एनर्जी यूज करके क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे बात करें क्लोरोफिल ए के बारे में, ये पीवाईक्यू में भी पूछा जाता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो एक चीफ पिगमेंट है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जो है वो एक चीफ पिगमेंट है। अदर्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि मेन हीरो क्लोरोफिल ए है, बाकी जो पिगमेंट्स है वो लाइट कैच करके उसे ट्रांसफर करके करते हैं, है ना, और उसे फोटो ऑक्सीडेशन मतलब कि तुम्हें बताया मतलब ज़्यादा ज़्यादा ओवर ना हो जाए ना, ओवर होने से बचाते हैं, मतलब कि क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम होता है। एक तो काम करेंगे कि ये लोमानिक हम ये लेकर आए हैं, लाइट लेकर आए हैं तुम्हारे लिए और ऊपर से बचाएंगे भी क्योंकि आगे से
आकर हमला कर रहा होगा ना, तो ये बचाएंगे कि नहीं भाई हम नहीं होने देंगे कुछ, तो ये फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। फोर्थ टॉपिक है द लाइट रिएक्शन, photochemical phase. The Z scheme describes the flow of electrons from photosystem 2 to photosystem 1 and finally to NADP to form NADPH. ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अप हिल डाउन हिल होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक का होता है, पैटर्न में होता है, जिसमें तुम्हारा सबसे पहले PS2 आता है, यानी कि फोटो सिस्टम 2 पहले आता है, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 आता है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स टू PS2। जो तुम्हारा फोटोलिसिस होता है पानी का, वो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है किसको, फोटो सिस्टम 2 को। इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, फोटो सिस्टम 2 को। एंड अकर ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। एक्सप्लेनेशन क्या है, पानी थाइलाकॉइड के अंदर टूट जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स मिल सके और ऑक्सीजन रिलीज हो सके। ठीक है, तो बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो किससे बनता है, वो पानी के टूटने से बनता है ना। केमियोसिस केमियोस्मोसिस लिंक एटीपी सिंथेसिस टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। एक्सप्लेनेशन क्या है, जो तुम्हारे थाइलाकॉइड के ल्यूमन में प्रोटॉन होते हैं, वो जैसे कि H+, वो जमा हो जाते हैं उधर जाके। ठीक है, जब ये बाहर निकलते हैं तो एटीपी बनाता है। ठीक है, जब बाहर निकलेंगे तो एटीपी बनाएंगे। तो पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, जो कि दोनों लाइक बोथ फोटो सिस्टम्स को मतलब ये सपोर्ट करता है। ये फोटो सिस्टम 1 को भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे दिख रहा है फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो बताया था फोटो सिस्टम 2 पहले आता है फोटो सिस्टम 1 से। तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 पे लाइट गिरती है वो 680 रेंज की है। ठीक है, 680 नैनोमीटर की यहाँ पे लाइट गिरती है। फिर यहाँ पे जो तुम्हारा ये मैंने बताया था कि जो पानी है वो टूट जाता है, पानी टूट के तुम्हारे पास यहाँ पे प्रोटॉन बनाता है और इलेक्ट्रॉन बनाता है, और यही इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फोटो सिस्टम 2 के बाद मतलब कि ऊपर जाके ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो कैरी कर लेता है इसको। फिर यहाँ पे साइटोक्रोम्स होते हैं जैसे कि आयरन और कॉपर, फिर वो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को, और उसको एक्टिवेट करने आती है कौन सी वाली लाइट, वो आती है P700 की, 700 नैनोमीटर वाली। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 ना 700 नैनोमीटर से ही चलेगा और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर वाले से ही चलेगा, ये डेफिनेट है। फोटो सिस्टम 1 680 से नहीं चल सकता है, फोटो सिस्टम 2 700 से नहीं चल सकता है, इनका अपना अपना रेंज है। तो फोटो सिस्टम 1 तुम्हारा P700 से चलेगा, फोटो सिस्टम 2 तुम्हारा P60 680 से चलेगा। अब यहाँ पे भी आके टकरा के ऊपर गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आया, फिर जाके तुम्हारा NADPH में कन्वर्ट हो गया, यही था ना। अब मैंने बताया था कि इसमें प्रोटॉन भी निकलते हैं। अब वो प्रोटॉन कहाँ जाते हैं, तो वो प्रोटॉन गेट्स एक्यूमुलेटेड एट द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि प्रोटॉन कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है, क्यों ऑक्सीजन पानी से रिलीज होता है। तो ये सारा इस डायग्राम में से समझ में आ रहा है। तो ब्रेक डाउन एट MnCl। अब इसी का अपोजिट होता है जो कि है साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। इसमें क्या है, बस इसमें एक ही फोटो सिस्टम होता है, वो होता है फोटो सिस्टम 1। इसके ऊपर 700 नैनोमीटर की लाइट गिरती है, ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, पर यहाँ पे कोई NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। यहाँ पे उल्टा ये साइक्लिक कंटिन्यू रहती है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक ही जगह घूमता रहता है। और ये होता कहाँ है, ये स्ट्रोमा लेमेले में होता है। तो ऑफ कोर्स अब मुझे लगता है कि ये समझ आ गया वो सिस्टम। तो अब आगे क्या है, आगे हमारे पास आता है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज में द कैल्विन साइकिल C3 अकर किस में होती है, वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में अकर होती है, और स्टार्ट किससे होती है, CO2 फिक्सेशन से, किसके द्वारा, रुबिस्को के द्वारा। रुबिस्को के बारे में जानेंगे अभी। एक्सप्लेनेशन देखो, ये साइकिल सभी प्लांट्स में होता है। ठीक है, C3 साइकिल सभी प्लांट्स में होता है। रुबिस्को दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो रुबिस्को सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, ये याद रखने वाला है, ये PYQ में भी आ सकता है और आया भी होगा, मेरे को याद नहीं है।
टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर तुम्हें बनाना है तो कैल्विन साइकिल जो है वो रिक्वायर करती है 6 टर्न्स, ठीक है ना, 6 टर्न्स, 18 ATP एंड 12 NADPH। तो ये नंबर्स भी याद रखने को है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर बंदा पूछ ले कि आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 ATP रिक्वायर रहेगा, 24 NADPH रहेगा और 12 टर्न्स रहेंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन क्या है, वही एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार साइकिल चलानी पड़ती है जिसमें काफ़ी एनर्जी खर्च होती है। फिर हमारे पास आते हैं C4 प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि C4 साइकिल मतलब है ना। तो C4 प्लांट्स में क्रैंस एनाटमी होती है, बंडल शीट सेल्स होते हैं, मतलब ठीक है, बंडल शीट सेल होते हैं टू मिनिमाइज द फोस्फोरेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, C4 प्लांट्स जो है, जैसे मेज एक C4 प्लांट है और ग्राम भी एक C4 प्लांट है ना। जैसे मेज ग्राम है ना, मौसम के लिए अडेप्टेड है और इनकी प्रोडक्टिविटी C3 साइकिल से ज़्यादा है। तो गर्मी में ज़्यादा अच्छी तरह नहीं, C4 वाले ज़्यादा जी लेंगे। आगे देखेंगे हम, डिफरेंस में देखेंगे इनका अच्छा अच्छे खासे तरीके से। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो एक तो है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये जो रेट है, दिस रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर एट सब ऑप्टिमल लेवल्स। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, जो चीज सबसे कम क्वांटिटी में होगी ना, वही प्रोसेस की स्पीड डिसाइड करेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। CO2 एक जैसे कि एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है नेचर में, है ना। एज इट्स कंसंट्रेशन इज वेरी लो, दैट इज 0.03 टू 0.04%। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, हवा में CO2 कम है, इसलिए अक्सर फोटोसिंथेसिस की स्पीड रोक देता है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए होता है ना प्लांट्स को। अब CO2 ही कम है तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम हो जाएगी ना अल्टीमेटली। तो बस अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे C3 वर्सेस C4 का। C3 प्लांट्स जो हैं, दीज प्लांट्स हैव स्टैंडर्ड लीफ एनाटमी। एनाटमी पे पहले देखेंगे। स्टैंडर्ड लीफ एनाटमी है वेयर द कैल्विन साइकिल अकर्स इन द मेसोफिल सेल्स। कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है, तो मेसोफिल सेल्स में होगा। यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है CO2 कंसंट्रेशन के लिए। एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इनकी लीफ स्ट्रक्चर सिंपल होती हैं और सारी प्रोसेस मेसोफिल सेल्स में ही खत्म हो जाती है। C4 प्लांट्स जो होते हैं, इनके पास एग्जिबिट करते हैं, ये मतलब ये एग्जिबिट करते हैं क्रैंस एनाटमी। तो इनके पास लार्ज सेल्स हैं जिसे हम बंडल शीट सेल्स बोलते हैं और ये अरेंज होते हैं इन wreath like manner around the vascular bundles. These cells have a high density of chloroplast and thick walls. एक्सप्लेनेशन देखो, तो इनमें एक स्पेशल क्रैंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें बंडल शीट सेल्स CO2 को स्टोर और प्रोसेस करने में मदद करती है। तो एनाटॉमी का हो गया। दूसरा देख लेते हैं, वो है फोटो रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स C4 ज़्यादा इसमें वो होगा, पर हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो C3 plants फोटो रेस्पिरेशन इज अ मेजर ड्रॉबैक है ना। देखो रुबिस्को का क्या काम है, यहाँ पे जो रुबिस्को है ना, वो बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ इंस्टेड ऑफ CO2। उसको करना CO2 के साथ था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेस्टफुल प्रोसेस इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे CO2 जो है वो रिलीज होगी, है ना। O2 रिलीज नहीं होगी, CO2 रिलीज होगी एंड ATP जो है वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। तुम्हारा क्या कंज्यूम हो जाएगा, ATP कंज्यूम हो जाएगा और शुगर तो बननी नहीं। तो मतलब कि अल्टीमेटली तुम वैसे ही खाली फोकट अपनी एनर्जी वेस्ट की और कुछ बना भी नहीं। एक्सप्लेनेशन यही है कि रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है जिससे एनर्जी वेस्ट हो जाती है और खाना कम बनता है। C4 प्लांट्स में देखेंगे तो दे हैव इवॉल्व्ड टू लैक फोटो रेस्पिरेशन। ऐसे इवॉल्वमेंट हो चुकी है कि फोटो रेस्पिरेशन में लैक करती है। दे हैव यूज अ मैकेनिज्म टू पंप CO2। उनके पास एक मैकेनिज्म है, वो पंप कर सकते हैं CO2 को इनटू द बंडल शीट सेल में पंप कर सकते हैं, इंश्योरिंग कि रिब्यूस्को है ना, उसका ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 टू वर्क विद। मतलब कि उसका हमेशा ये रहे कि उसका फेवर में रहे, मतलब कि रुबिस्को का ज़्यादा लाइक CO2 के साथ बने काम, ठीक है, टू वर्क विद। एक्सप्लेनेशन में भी यही है। इन प्लांट्स इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है क्योंकि ये बंडल शीट सेल्स में CO2 का लेवल बढ़ा देते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना।
तो यही था पूरा चैप्टर, जो कि हमने सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म किया है। और ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो नहीं किए, पर हमने अच्छी तरह जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, वो सब यहाँ पे पढ़ लिए हैं। और 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जिसमें हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।